नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी साहित्य में आलोचना दृष्टि पढ़ रहे हैं। जो आलोचना जगत में महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं, उनकी आलोचना दृष्टि को हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को देखा हुआ है, और अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारे सामने आलोचक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्हें एक सांस्कृतिक आलोचक भी माना जाता है। तो आज हम इनकी आलोचना दृष्टि को देखेंगे, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। उससे पहले थोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देख लें अगर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अगर देखें हम तो हिंदी साहित्य के एक विख्यात कृति हैं। ये एक अन्वेषक भी हैं, एक इतिहास लेखक भी हैं, आलोचक भी हैं, निबंध लेखक भी हैं, संपादक हैं, व्याख्याता हैं। इसके साथ ही साथ उपन्यासकार भी हैं। उपन्यासकार के साथ होते हुए ये एक कुशल वक्ता और साथ साथ सफल अध्यापक भी हैं। कह सकते हैं कि यह कई सारी प्रतिभाओं को लिए हुए एक साथ हमारे हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने अपनी कई सारी प्रतिभाओं के माध्यम से अपना योगदान दिया हुआ है। अगर हम देखें तो यह कहना कठिन है कि इनका कौन सा साहित्यिक जो व्यक्तित्व है सर्वाधिक महिमामय है। हिंदी साहित्य में अन्वेषण की अनेक दिशाओं की ओर संकेत करके इन्होंने उसकी परिधि का विस्तार किया हुआ है। साहित्य के इतिहास लेखन के आदर्श को इन्होंने आगे बढ़ाया है। एक आलोचक के रूप में अगर हम देखें तो इन्होंने साहित्य के मूल्यांकन की मानवतावादी भूमि की प्रतिष्ठा की है। अगर निबंध लेखक के रूप में देखें तो इन्होंने आत्मव्यंजना के अनेक सफल प्रयोग किए हुए हैं। अगर वहीं हम संपादक के रूप में देखें तो इन्होंने मौखिक परंपरा से विकसित छेपक की माया से मुक्त करके रासो जैसी विवादास्पद जो कृति है उसके मूल उस कृति को उसके मूल रूप में व्याख्यायित किया है इन्होंने। इसके साथ ही अगर एक व्याख्याता के रूप में देखें तो इन्होंने कालिदास के काव्य में संश्लिष्ट जो दार्शनिक तत्ववाद था उसको सहृदय पूर्वक विश्लेषित करके इन्होंने उसकी व्याख्या की है और एक नवीन तरीके से उसको उद्घाटित किया हुआ है। एक नवीन परंपरा को इन्होंने जन्म दिया हुआ है। एक उपन्यासकार के अगर रूप में इनको देखें तो इन्होंने इतिहास की प्राण शक्ति को उद्धृत किया हुआ है साहित्य जगत में। तो कह सकते हैं कि जैसा इनका व्यक्तित्व है वैसा शायद ही किसी गद्यकार का व्यक्तित्व है जो इस तरह बहुमुखी विकास का दावेदार करता हो। तो अगर हम देखें तो यह एक बहुमुखी प्रतिभा को लेकर हमारे साहित्य जगत में अवतरित हुए, जिन्होंने अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से साहित्य जगत को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। उन्हीं सभी रूपों में एक रूप है उनका आलोचक का रूप। तो आज हम इस जो वीडियो है उसमें उनके इस आलोचक रूप को ही देखेंगे। उससे पहले थोड़ी इनकी कुछ कृतियां हैं, कृतियों को जान लेते हैं। कृतियां के कुछ नाम हैं, वैसे ऐसे ही आप सुन लीजिए। लगभग देखें तो इनकी जो कृतियां हैं समस्त कृतियां लगभग 30 के ऊपर ही हैं। अगर स्टार्टिंग से देखें तो पहला है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, जो इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखा। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 है इसका समय काल। आगे है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, 1953 ईस्वी है, यह इनका साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। आगे अगर देखें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व, यह इनके निबंध संग्रह हैं। सूर साहित्य 1936, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म 1949, लालित्य मीमांसा 1962 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मृत्युंजय रविंद्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। ये सभी इनके क्या हैं, ये सारे ग्रंथ जो हैं इनके सूर साहित्य से लेकर जो हमने यहाँ तक बताया मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सारे ग्रंथ इनके अनुसंधान और आलोचना ग्रंथ हैं। इन्हीं पर इन्होंने इन सभी बातों पर इन्होंने आलोचना की है, अपनी बात कही हुई है। आगे इनके कुछ और ग्रंथ हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि जो कृतियां हैं, यह इनकी जो कृति है वह धर्म और संस्कृति से संबंधित है। इसके साथ ही बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है।
तो इस तरह यह सभी इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां थीं जिनको हमने देखा। इनकी आलोचना कृतियों को देखें तो आलोचना कृति में हमने बताया ही है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि हम आलोचना को ही समझने वाले हैं। सूर साहित्य है, कबीर है, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्युंजय रवींद्र और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। यह इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं जिनके माध्यम से हम इनकी आलोचना दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि को। शुक्लोत्तर समीक्षकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न आलोचक माने गए हैं। हिंदी परंपरा के क्षेत्र में वे एक नवीन दृष्टि लेकर अवतरित हुए जो परंपरा, शास्त्रीयता, आधुनिकता और समसामयिकता के मेल से निर्मित हुई है। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, वही सारी कृतियां हैं जो हमने बताया था अभी आपको। सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियां इनके गंभीर चिंतन और मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। द्विवेदी जी ने प्राचीन संस्कृत वाङ्मय का गंभीर अध्ययन मनन किया हुआ था, जिसकी झलक हमें उनके निबंधों के साथ ही साथ उनकी समीक्षात्मक कृतियों में भी देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो द्विवेदी जी ने हिंदी में ऐतिहासिक एवं सामाजिक पद्धति के समीक्षक माने जाते हैं। द्विवेदी जी को हिंदी में एक ऐतिहासिक समीक्षक और समाजशास्त्रीय पद्धति के समीक्षक के रूप में जाना जाता है। उनका दृष्टिकोण उदार, सहिष्णु, मानवतावादी, सांस्कृतिक बोध से युक्त है, जिसमें हमें आदर्शवाद और सुधारवाद का पूर्णतः, अगर हम देखें तो जिसमें हमें का पूर्णतः अभाव है। आगे अगर हम देखें तो द्विवेदी जी ने, जैसा कि कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की कई सारी बातों का खंडन किया हुआ है। तो उसके संदर्भ में है कि द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल द्वारा जिस समीक्षा पद्धति का भवन तैयार किया गया था, शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के आलोचना जगत में जो उन्होंने एक समीक्षा पद्धति का भवन तैयार किया था, अगर उसे बस उन्होंने क्या किया था, वो भवन तैयार करके खड़ा कर दिया था, लेकिन अगर उसे सजाने संवारने का काम किसी ने किया है तो वो यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। फलतः उनकी मान्यताएं आचार्य शुक्ल के प्रतिकूल नहीं हैं, बल्कि उनकी मान्यताओं के अनुकूल तथा उनकी संपोषक थी। यदि यह कहा जाए कि शुक्ल जी जिस कार्य को आधा अधूरा ही छोड़ गए थे, उसकी पूर्ति आचार्य द्विवेदी जी ने ही किया हुआ है, तो कुछ यह गलत नहीं होगा। निसंदेह यह सही बात है कि जिस चीज के प्रति शुक्ल जी पूरी तरह से तटस्थ होकर न्याय नहीं कर पाए थे, उन सभी बिंदुओं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी लेखनी चलाई हुई है। तो जिस कार्य को वो आधा अधूरा छोड़ के गए थे, उसकी पूर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की हुई है। उन्होंने हिंदी आलोचना को नवीन, औदार्य पूर्ण तथा वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। डॉक्टर शंभुनाथ जी इसी संदर्भ में कहते हैं, उनका कथन है एक महत्वपूर्ण, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का। वे लिखते हैं कि शुक्ल जी ने यदि हिंदी साहित्य को उसका इतिहास दिया है, तो द्विवेदी जी ने सचमुच उच्च साहित्य की भूमिका प्रस्तुत की है। इस तरह द्विवेदी जी ने उनके अधूरे कार्य को पूरा किया है। वस्तुतः ये दोनों व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। यह डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी के संदर्भ में कहा हुआ है। आगे देखें अगर हम, तो आगे क्या है कि विद्वानों का एक वर्ग यह भी मानता है कि शुक्ल जी ने अपने वैष्णव संस्कारों, रसवादी दृष्टि एवं लोक मंगलकारी विचारधारा के कारण उस प्रकार की तटस्थता नहीं रख पाए जैसी एक साहित्य के इतिहासकार के लिए अपेक्षित होती है। जैसा कि ये बातें इसलिए बोली गई क्योंकि हमारे जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपनी यही जो बातें कही गई हैं कि उन्होंने अपनी वैष्णव संस्कारों, रसवादी दृष्टि एवं लोक मंगलकारी विचारधारा के कारण वे उस प्रकार की तटस्थता नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने उस तरह से वो न्याय नहीं कर पाए जैसा उन्होंने तुलसी के बारे में बोला है, जैसे उन्होंने भक्ति काल के बारे में बोला है, वैसा वे कबीर के बारे में नहीं बोल पाए। कबीर के बारे में उन्होंने अपनी दृष्टि नहीं रखी, वैसे उन्होंने प्रेमचंद के बारे में नहीं कहा, छायावाद के बारे में
उस इसके साथ ही साथ भक्ति काल के उदय के संदर्भ में, तो ये सारे कुछ बिंदु हैं जो बहुत ज़्यादा विवादित हैं। शुक्ल जी ने इन पर जो बातें कही हैं या फिर इनको जो उन्होंने थोड़ा-सा उपेक्षित किया हुआ है। तो उपेक्षित जो इन्होंने किया है उसके संदर्भ में कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इन वजहों से इन्होंने उस तरह की तटस्थता ये नहीं रख पाए जैसे एक साहित्य के इतिहासकार के लिए अपेक्षित होती है। जबकि द्विवेदी जी में वह तटस्थता थी, इसीलिए वे कबीर की आलोचना में कबीर के साथ न्याय कर पाए हैं। तो यह बात उभर कर आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी के संदर्भ में विद्वानों का क्या मानना है। आगे हम देखें तो द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में मानवतावाद की स्थापना करते हुए प्रवेश किया और मानवतावादी आलोचक होकर भी उन्होंने अनुभूति की अभिव्यक्ति को साहित्य का लक्ष्य नहीं स्वीकार किया। एक मानवतावादी आलोचक होते हुए भी उन्होंने अनुभूति की अभिव्यक्ति को, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने मानवतावाद की स्थापना करते हुए हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, लेकिन मानवतावादी आलोचक होकर भी इन्होंने अनुभूति की अभिव्यक्ति को साहित्य का लक्ष्य स्वीकार नहीं किया है। वरन उनका जो संबंध है उन्होंने सामाजिक मंगल से जोड़ा हुआ है। उन्होंने मानवतावाद का संबंध जो है सामाजिक मंगल से जोड़ा। उन्होंने अनुभूति की अभिव्यक्ति को साहित्य का लक्ष्य स्वीकार नहीं किया। उनका यह जो लोक मंगल है वह शुक्ल जी के लोक मंगल से भिन्न है। उनका लोक मंगल शुक्ल जी के लोक मंगल की तरह देश काल की सीमा से बद्ध किसी विशेष प्रकार का लोक मंगल न होकर युग की ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ, सामाजिक आवश्यकताओं और संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता के तथ्यों से युक्त है। तो इस तरह यह शुक्ल जी के लोक मंगल और इनके लोक मंगल में भिन्नता है और यह मानवतावादी समाजशास्त्री विश्लेषण पर आधारित है। इनका यह जो लोक मंगलवाद की भावना है वह मानवतावादी समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित है। साहित्य समाज की इसी स्थिति को व्यक्त करता है, इसीलिए वे अनुभूति की अभिव्यक्ति को अपने आप में साध्य न मानकर साधन मानते हैं। वे अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से यह सिद्ध करते हैं कि सामाजिक अनुभूति एवं ज्ञान को अभिव्यक्ति देना ही, यह वह कहते हैं कि सामाजिक अनुभूति एवं ज्ञान को अभिव्यक्ति देना ही साहित्य की मूल प्रकृति है। द्विवेदी जी की बहुआयामी समीक्षा दृष्टि के कारण ही आलोचक उन्हें मूल्यवादी, मानवतावादी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और परंपरावादी आदि आलोचक के रूप में देखते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण ही इनको मूल्यवादी आलोचक, मानवतावादी आलोचक, सांस्कृतिक आलोचक, ऐतिहासिक और परंपरावादी आलोचक के रूप में देखा जाता है। आगे हम देखें तो इनके कुछ और बिंदु हैं जो ये बोलते हैं, जिसके संदर्भ में द्विवेदी जी ग्रंथ के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही हुई है यहाँ पे कि ग्रंथ के अध्ययन के लिए ग्रंथकार का अध्ययन और ग्रंथकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक ये मानते हैं। इनका मानना है कि ये कहते हैं कि किसी कृति की आलोचना उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में ये करने के पक्षधर हैं। परंपरा का अध्ययन करने की आवश्यकता पर यह जोर देते हुए कहते हैं कि कवि को पूर्ववर्ती और समसामयिक कवियों की तुलना में रखकर देखने का अर्थ है कि यह कहते हैं कि कवि को पूर्ववर्ती और समसामयिक कवियों की तुलना में रखकर देखने का अर्थ है कि हम मानते हैं कि संसार में कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। पूर्ववर्ती एवं पार्श्ववर्ती घटनाएं वर्तमान घटनाओं को रूप देती रहती हैं। इसीलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य वस्तु का हमें स्वरूप निर्णय करना हो, उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। मतलब इनका ये है कि एक तरीके से हमें अपने आगे और पीछे जो भूत और भविष्य है उसके साथ में हमें घटनाओं को थोड़ा तुलना करके देखना चाहिए। इससे हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, इनका यह मानना है। आगे देखें तो आगे यह कहते हैं कि यदि कवि की रचना, आगे इनका मानना है
कि यदि कवि की रचना उसके व्यक्तित्व की और उसका व्यक्तित्व उसके देश काल की उपज होता है तो निश्चित ही प्रत्येक रचना पर अपने विशिष्ट काल की विशेषता की छाप रहती है और उसे देश काल एवं परिवेश से अलग करके नहीं परखा जा सकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने कही हुई है। जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति की अगर रचना है तो उस रचना पर उसके व्यक्तित्व का और उसके व्यक्तित्व पर, क्योंकि उसके देश काल की व्यक्तित्व जो होता है देश काल की उपज होता है, अगर उसकी रचना पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव है तो अगर हम देखें तो हमें इससे पता चलता है। अगर जैसे कभी किसी भी कवि की रचना को हम पढ़ते हैं तो हमें उसके हिसाब से यह पता चलता है कि उसके समय में कैसा इतिहास रहा होगा, कैसे सामाजिक परिवेश रहे होंगे, क्योंकि वो किस हिसाब से लिख रहा है, वो क्या सोचता है, तो उस हिसाब से हमें उस समय की सामाजिक सोच का, सामाजिक दृष्टि का, उस समय के देश काल का पता चलता है। तो इस हिसाब से अगर इन्होंने जो कहा है कि यदि किसी कवि की रचना है, उस रचना उसके व्यक्तित्व की और उसका व्यक्तित्व अपने देश काल की उपज होता है तो निश्चित ही प्रत्येक रचना पर अपने विशिष्ट काल की विशेषता की छाप रहती है एवं उसे देश काल एवं परिवेश से अलग करके नहीं परखा जा सकता। कालिदास उसी समय में, उसी परिस्थिति में और उसी जाति में ही हो सकते थे जिसमें वे हुए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हर साहित्यकार जो होता है अपनी परिस्थिति की उपज होता है और उसका अध्ययन करने के लिए उसकी परिस्थिति का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है कि कैसे एक व्यक्ति के ऊपर उसके साहित्य का, उसके समाज का, उसकी परिस्थिति का असर होता है, उसके परिस्थिति का प्रभाव पड़ा होता है। और अगर हम एक कवि के बारे में जानना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी परिस्थिति का, उसके देश काल का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आगे इन्होंने तो जो बातें कही हैं वह कबीरदास के संदर्भ में हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने अपने ग्रंथ कबीर में, इनका ग्रंथ है कबीर, उसमें इन्होंने कबीर की साधना की ऐतिहासिक छानबीन की हुई है। कबीर की जाति, निर्गुण साधकों की परंपरा, उनकी साधना की विशेषताएं, इस्लाम पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी विषय में द्विवेदी जी ने अज्ञात पूर्व और यथासंभव प्रमाणिक सूचनाएं दी हुई हैं। कबीर के संबंध में जो भी फैली हुई अनेक प्रवादें थी, किंवदंतियां थी, किस्से कहानियां थी, उन सभी जालों को हटाकर द्विवेदी जी ने उनकी जालों को हटाया और उनकी सहायता करते हुए एक प्रमाणिक जानकारी वे देते हैं। द्विवेदी जी ने इतिहास के कुहासे को चीरकर उनकी जाति अर्थात कबीरदास जी की जाति, उस जाति की जीवित परंपरा और उसमें कबीरदास का स्थान इन्होंने खोजा हुआ है। कबीर ने अपनी सीधी सादी भाषा में अधिक से अधिक भावों को बड़ी स्पष्टता के साथ समाज के सामने रखा है। उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनके पीछे भाषा चलती थी, वे भाषा के अध्येता नहीं, सृष्टता थे। आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं, इनका मानना है, ये कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो इस तरह यह इनकी कुछ बातें थी। आगे ये कहते हैं कि भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। तो इस तरह से यह मतलब कबीर के बारे में बताते हैं। कबीर के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उन सभी को दूर करते हुए उन्होंने कबीर को निखारने का प्रयास किया। जो उपेक्षा शुक्ल जी ने की थी कबीर की, उस उपेक्षा को हटाकर उसे दूर करते हुए इन्होंने कबीर को एक जिस प्रतिष्ठित स्थान के वे अधिकारी हैं उस स्थान पर इन्होंने कबीरदास जी को बैठाया। तो आगे ये इनका जो मत है कबीरदास जी के संदर्भ में, यह इतना तो बोलते हैं। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी कबीर साहित्य को पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती साधनाओं के संदर्भ में परखते हैं। पंडित शुक्ल का विचार था कि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन मुसलमानी जोश के साथ करते थे। द्विवेदी जी ने नाथ सिद्धों की साधनाओं और उनकी रचनाओं की व्याख्या करते हुए यह दिखा दिया यह सब
यह सारी जो बातें थी यह सब कबीर ने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया हुआ है, न कि मुसलमानी जोश के साथ ये सभी चीज़ें कह रहे हैं। इसके साथ ही जाति भेद और ऊंच नीच तथा बाह्य कर्मकांड पर प्रहार करने की इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। यह इन्होंने दिखाया कि यह सारी जो बातें ये कबीरदास जी में हैं, जो यह जाति पाति का भेदभाव कर रहे हैं, ऊंच नीच कर विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का, मूर्ति पूजा का जो ये विरोध कर रहे हैं, यह इन्होंने मुसलमानी जोश में नहीं किया हुआ है, यह बल्कि इन्होंने इनके ऊपर नाथ संप्रदाय का, सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव है। यह हमारी भारत में, हमारे देश की परंपरा में बहुत पुराने समय से ही व्याप्त थी, और जो कि हमने नहीं देखा वो चीज़ें शुक्ल जी ने जो उसकी उपेक्षा की, लेकिन द्विवेदी जी ने उस चीज़ को उठा के लाया, खोजा उन्होंने, और वो ला के दिखाते हैं कि यह हमारे देश में पहले से ही विद्यमान थी, वही चीज़ें पहले से ही विद्यमान थी, बस कबीरदास जी ने वहाँ से उन चीज़ों को ग्रहण किया और ये काम किया हुआ कोई मुसलमानी जोश नहीं था। आगे वो जो बात करते हैं, आगे द्विवेदी जी के अन्य बातों को देख लेते हैं। यहाँ तो कबीरदास के संदर्भ में था। आगे इन्होंने द्विवेदी जी के इस ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टि ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और आदिकाल संबंधी पूर्व मान्यताओं को झकझोर दिया है। शुक्ल जी का विचार था कि भक्ति की भावना हिंदी भाषी क्षेत्र में मुसलमानों के पराजय के कारण पैदा हुई। शुक्ल जी ने माना कि एक जो पराजित मनोभाव था, मनोवृत्ति थी, वह भक्तिकाल उसी का उपज है। लेकिन यहाँ पे उनकी बात का खंडन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जो ये उनका कथन है कि इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह शुक्ल जी का कथन है, जो उन्होंने भक्तिकाल की उपज के संदर्भ में कहा हुआ है कि जो भक्ति है, जो हमारे हिंदू जन समुदाय में भक्ति का उदय हुआ, वह पराजित मनोभावना का, हताशा की उपज थी। भक्ति जो है वो हताशा की उपज थी, क्योंकि लोगों के पास शक्ति, भक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई स्थान ही नहीं बचा था और कोई मार्ग ही नहीं बचा था। द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया, बहुत ही ज़्यादा तीव्र द्विवेदी जी ने इनका बहुत ही तीव्रता के साथ खंडन किया। वो कहते हैं, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के उद्भव काल के पूर्व जाकर इन्होंने उसकी प्रवृत्तियों को और उसके स्वाभाविक विकास को देखा। इन्होंने वहाँ पे गए ये और उन्होंने उनकी प्रवृत्तियों को, उनके स्वाभाविक विकास को देखा, और उन्होंने बताया कि यह जो उन्होंने अपना मत दिया कि हिंदी साहित्य निराशा और पराजित मनोवृत्ति का साहित्य नहीं है। उन्होंने उनकी बातों का खंडन करते हुए अपनी यह बात कही कि हिंदी साहित्य जो है वो निराशा और पराजित मनोवृत्ति का साहित्य नहीं है। वे कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा का वैसा होता जैसा आज है। तो यहाँ इन्होंने भक्ति काल के उदय के संदर्भ में यह बातें कही, जो कि शुक्ल जी की बातों का, उनकी विचारों का खंडन करता है। और उन्होंने कैसे प्राचीन परंपराओं में जाकर, प्राचीन बातों को जाकर उन्होंने ढूंढा और दिखाया कि हमारे यहाँ भक्ति पहले से ही थी और यह कोई मनोवृत्ति का, पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है। आगे अगर हम देखें, आगे ये जो बातें थी या तो इन्होंने भक्ति काल के संदर्भ में कही हुई है। आगे जो बातें हैं वे कहते हैं, द्विवेदी जी ने आदिकाल के संबंध में भी पर्याप्त कार्य किया हुआ है। इन्होंने शुक्ल जी द्वारा इसे वीरगाथा काल नाम देने पर इस पर आपत्ति यहाँ पे इन्होंने यह व्यक्त की है कि वीरगाथा काल नामकरण जो था शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर दिया, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और यह सारी जो बातें हैं, इन सब का विवरण हमें इनकी साहित्यिक कृति जो है, आलोचनात्मक कृति है, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो इनकी साहित्यिक कृतियां हैं, वह इसमें हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने जिन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था कि उसमें वीरता का ज़्यादा भाव है, इस वजह से वीरगाथा काल का नाम दिया। उन्हीं ग्रंथों की प्रामाणिकता पर द्विवेदी जी ने आकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वे ग्रंथ तो प्रामाणिक हैं ही नहीं, उस समय सीमा में है ही नहीं, तो फिर
कैसे उन आधार पर हम वीर गाथा का नाम दे सकते हैं। आगे जो बात है, आगे है द्विवेदी जी ने कुछ और बातें कही हैं, कुछ और उनकी आलोचना दृष्टि है, देख लेते हैं। द्विवेदी जी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते हैं। कथानक रूढ़ियाँ और काव्य रूढ़ियाँ वस्तुतः तत्कालीन सामान्य मनुष्य की उस धारणा एवं दृष्टि की परिचायिकाएं हैं जो रचनाओं के कथानकों का ढांचा गढ़ती हैं। आगे इनकी जो बात है, आगे क्या है, द्विवेदी जी की गणना हिंदी के प्रगतिशील आलोचकों में भी की जा सकती है। हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन को द्विवेदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ इन्होंने देखा हुआ है। प्रगतिशील साहित्य की जो मूल प्रेरणा सामूहिक मनुष्य की मुक्ति, जो प्रगतिशील साहित्य की मूल प्रेरणा है वो सामूहिक मनुष्य की मुक्ति कामना है, और इसी मुक्ति कामना की आशंका करते हुए वे कहते हैं कि अगला कदम सामूहिक मुक्ति है, सब प्रकार के शोषकों से मुक्ति का। जब जब ऐसे बड़े आदर्शों के साथ मनुष्य का योग होता है तब तब साहित्य नए काव्य रूपों की उद्भावना करता है। यह इनका महत्वपूर्ण कथन है और इस संदर्भ में इन्हें एक प्रगतिशील आलोचक के रूप में भी देखा जाता है। मानवतावादी एवं प्रगतिशील दृष्टि के कारण ही द्विवेदी जी प्रेमचंद साहित्य की महानता समझ सके हैं। प्रगतिशील आलोचकों को यदि छोड़ दें तो हिंदी के वरिष्ठ आलोचकों यानी वाजपेयी जी, नंदुलारे बाजपेयी जी, द्विवेदी जी और नगेंद्र में प्रेमचंद को प्रथम श्रेणी का साहित्यकार केवल द्विवेदी जी ही मानते हैं। द्विवेदी जी ने वर्तमान साहित्य में बहुचर्चित जो शब्द है आधुनिकता पर भी अपना विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिकता वैज्ञानिकता के सहारे आती है, इनका मानना है, और ये कहते हैं कि वह हमें अधिक वस्तुपरक बनाती है। वह रोमांटिक भावुकता को स्वीकार नहीं करती। वस्तु को आत्मगत दृष्टि से नहीं बल्कि तदगत या वस्तुगत दृष्टि से देखना सत्य को देख पाने की शर्त है। आधुनिक दृष्टि व्यक्ति की दृष्टि से देखने का नहीं बल्कि व्यक्ति के लिए देखने पर जोर देती है। पहली चिंता, ये कहते हैं कि पहली चिंता में व्यक्ति प्रधान था, दूसरी में दृश्य प्रधान हो गया था। पहली का दृश्य दृष्टा के मन से विमुख होकर सामने जाता था, दूसरी का दृष्टा दृश्य के पीछे छिप जाता है। यही नया दृष्टिकोण है, यह इन्होंने कहा। यह इनकी आधुनिकता नामक शब्द पर इन्होंने कुछ विचार दिया। इनका बस यह मानना था कि जो आज की दृष्टि है, जो यह दृष्टि है आधुनिक दृष्टि जो है वह व्यक्ति की दृष्टि से नहीं व्यक्ति के लिए देखने पर जोर देती है। तो इस तरह यह द्विवेदी जी की कुछ आलोचना दृष्टि थी। आलोचना संबंधी इनकी क्या विशेषताएं थी, क्या इन्होंने बातें कही हुई हैं उसके संदर्भ में। तो इसके साथ ही साथ ये नानक, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब आदि पर भी मूल्यांकन करते हुए अपनी आलोचना दृष्टि इन्होंने दी हुई है। यह सूरदास को के बारे में कहते हैं कि यह बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तुलसी के बारे में इनका मानना है कि इनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दादू के पदों में यह कहते हैं कि अभिमान का भाव बिल्कुल नहीं है, अपनी बात करते हुए वे बहुत नम्र और प्रीत प्रतीत होते हैं। सुंदरदास के बारे में इनका मानना था कि यह सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न महात्मा थे। रज्जब के संदर्भ में यह कहते हैं कि रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। तो इस तरह अगर हम देखें तो उन्होंने अन्य जो कवि हुए थे उनके संदर्भ में भी उनका मूल्यांकन किया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये आधुनिक कवियों में रविंद्रनाथ ठाकुर, पंत प्रसाद महादेवी और निराला आदि के साथ भी यह न्याय करते हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचकों का प्रवृत्तिगत विश्लेषण करते हुए अनुशीलनकर्ताओं ने आचार्य द्विवेदी की समीक्षा को सांस्कृतिक समीक्षा धारा के अंतर्गत रखा है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, कभी कभी इनकी जो समीक्षा दृष्टि है उसे सौष्ठववादी और स्वच्छंदतावादी भी कह दिया जाता है। इन्होंने कालिदास की लालित योजना नामक अपने ग्रंथ में कालिदास के महत्व को इन्होंने मुक्त भाव से स्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि सुकुमारता के साथ सुशीलता का
मानवीय मानसिक मृदुता के साथ चारित्रिक दृढ़ता का, अपार वैभव के साथ विपुल वैराग्य का, सौंदर्य के साथ धर्म का, ऐसा मणिकांचन योग संसार के साहित्य में विरल है। इस तरह यह महत्वपूर्ण बातें थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में, उनकी आलोचना दृष्टि के संदर्भ में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए आलोचक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।